ना यहां पर मैंने फिर से एक बार यहां पर देखिए आंकड़े दिखाए हैं आपको रिसेंट ईयर के, ये जीडीपी के परसेंटेज के रूप में टोटल एक्सपेंडिचर के आंकड़े आप देख लीजिए, ठीक है। जो रेड वाला कॉलम है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जो ब्लू वाला कॉलम है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हैं, कम है। अब मुझे सोच के बताइए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, किसी भी कंट्री के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने ज्यादा होंगे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होने में उतनी ही परेशानी होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लीजिए मेरी सैलरी महीने की 10,000 रुपए है। इस 10,000 में से मान लीजिए मैं 5,000 रुपए के कमरे में किराए के रूप में रहता हूं। मान लीजिए 3,000 रुपए मैं अपने खाने पीने पर खर्च कर देता हूं, है ना। मान लीजिए 1,000 रुपए मैं गाड़ी के पेट्रोल पर आने जाने पर खर्च कर दे रहा हूं, है ना। यानी 10,000 में से करीब 9,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए अपने लाइफस्टाइल पर, और 1,000 जो बचा है, 1,000 में से 500 रुपए मैंने रिजर्व कर लिए और बाकी 500 रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए। दूसरी ओर अगर मान लीजिए 10,000 रुपए मेरे पास हैं, उसमें से मैंने अपने जीवनचर्या पर केवल 2,000 रुपए खर्च करे और बाकी के 8,000 में से 6,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए और 2,000 रुपए मैंने अपने सेविंग्स के लिए रख लिए, तब मेरा फायदा ज्यादा होगा या वैसे होगा? दोस्तों यही होता है, जब भी हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कमाई का सोर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो तो हमारे ऑपरेशंस के लिए हो रहे हैं, हमारे चाल चलन के लिए हो रहे हैं, हमारी मेंटेनेंस के लिए हो रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी खुद को चलाने के लिए जो खर्चे करती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो डेली यूज में होते हैं, डेली लाइफ को चलाने के लिए होते हैं, सैलरी देना, सब्सिडी देना और तमाम खर्चे करना। इससे सरकार की इनकम नहीं बढ़ रही है और इनकम नहीं बढ़ेगी तो वो आगे ग्रोथ के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट कर पाएगी, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाए। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में अभी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हुई है, इसलिए इंडिया में बहुत सारे काम सरकार को करने पड़ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। अभी अगर देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में ही सरकार करीब 11 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसके अलावा तमाम तरह की चीजें सरकार को खर्च करनी पड़ती हैं, चाहे वो कोविड की वैक्सीन हो जो कि लगभग फ्री लगी है सभी को, ठीक है ना। तो इस तरह खर्चे सरकार को करने पड़ते हैं और वही आपको यहाँ पे चीज दिख रही है। लेकिन फिर भी आप देखिए सरकार प्रयासरत है। अगर पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे, 2020 के बाद देखेंगे तो देखिए 10.8 था 2020-21 में, क्योंकि काम धंधा सब बंद हो गया था कोरोना की वजह से, तो ज्यादा खर्चा करना पड़ा, 14.4 हो गया। उसके बाद फिर घट के 12.5 आ गया, 11.7, 10.8, 10.5, 9.8। यानी सरकार लगातार कोशिश कर करके अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने का प्रयास कर रही है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार देखिए बढ़ रहा है। अगर यहां देखेंगे 2.6, 3.2%, 3.5%, 3.9, 4.2, 4.1, 4.3, यानी धीरे धीरे ही सही लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ सरकार बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है ना। और यही सरकार को चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा सरकार की आमदनी के स्रोत उतने ज्यादा बढ़ेंगे और आगे जाकर हमारी इकोनॉमी उतनी ज्यादा स्टेबल हो पाएगी, ठीक है ना। ये आपको यहां पर दिखाया, यही आंकड़े यहां पर लाख करोड़ों में दिखाए गए हैं, तो आप इनको भी एक बार यहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैंने यहाँ पर दिखाया, देखिए जीडीपी के परसेंटेज के रूप में यहाँ पर दिखाया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी 3.1% तक पहुंचा है, जिसमें से जो ग्रांट इन एड क्रिएशन है वो करीब करीब 1.2% है और इफेक्टिव जो है वो 4.3% का हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। यानी जीडीपी के परसेंटेज के रूप में हम 4.3% का लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए कुछ डेफिसिट की बात की गई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इंडिया का जो बजट है वो एक डेफिसिट बजट होता है। भारत में हर बार खर्चे होते हैं ज्यादा और इनकम होती है कम। तो जब इनकम कम होती है और डेफिसिट होता है, यानी खर्चे हमारे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, तब दोस्तों डेफिसिट होता है। और भारत सरकार डेफिसिट को 3-4 प्रकार से कैलकुलेट करती है। भारत सरकार फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करती है, भारत सरकार रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करती है, भारत सरकार प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करती है और इफेक्टिव प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करती है। इस प्रकार 3-4 तरीके के हमारे पास डेफिसिट हैं, उन सभी को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है और उनके मद्देनजर अलग अलग चीजों पे हम पहुंचते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं। बजट डेफिसिट आपको समझ में आ गया, अमाउंट विच अ बजट एक्सपेंडिचर एक्सीड इट्स रेवेन्यू। जब भी बजट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू कम होगा, तो हमारा बजट डेफिसिट में जाएगा। अब उसमें सबसे इजी है रेवेन्यू डेफिसिट। हमने भी देखा था कि बजट में हमारा जो रेवेन्यू बजट था
उस रेवेन्यू बजट में दो चीजें थी, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहां पर बिल्कुल साफ साफ है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू रिसीट कम हो जाए तब हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है। यानी डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है ना। यानी जब सरकार को ऑपरेट करने में, मेंटेनेंस में, डेली रूटीन को चलाने में ज्यादा खर्चा हो रहा हो और कमाई कम हो रही हो, तब दोस्तों क्या होता है, वहां पे रेवेन्यू डेफिसिट यहां पे कहलाता है। ध्यान में आ गया, यहां लिखा भी है ना, किस क्या लिखा है देखिए, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड एंड टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, केवल रेवेन्यू की बात की जा रही है, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पे कोई मतलब नहीं है। ओनली करंट इनकम एंड करंट एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन दिस डेफिसिट। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है इसका मतलब यही है कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट में क्या था, टैक्सेशन था, टैक्स था, मेनली टैक्स था। अब टैक्स तो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते सरकार के द्वारा। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट हमारा बहुत बढ़ रहा है इसका मतलब यह है कि हम सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, हम इफिशिएंट होकर ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, सरकार पर सब्सिडीज का बर्डन बहुत ज्यादा है, ये इसका मतलब होता है। सरकार के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं अपने आप को मेंटेन करने में, चलाने में और ऑपरेट करने में। वो यहां पर लिखा है, लार्ज डेफिसिट फिगर्स इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स स्पेंडिंग। जब भी रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है तो गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने ही होते हैं, सब्सिडीज कम करनी ही होती हैं, टैक्सेस को बढ़ाना ही पड़ता है, यह मजबूरी होती है सरकार की। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो अगला यहां पर कुछ इंप्लीकेशंस भी लिखे हुए हैं इसके, देख लीजिए एक बार। अगर हम देखें तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल क्या इंडिकेट करता है, बजटरी इनडिसिप्लिन, जो मैंने अभी बताया आपको कि एफिशिएंसी से काम नहीं हो रहा है, पैसा जो आ रहा है वो सही तरीके से काम में नहीं लिया जा रहा है, ये इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है, एक सिग्नल होता है। सेकंड क्या होता है, गवर्नमेंट इज डिससेविंग, यानी गवर्नमेंट जो है वो यूटिलाइज सेविंग्स फ्रॉम अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू पे इट्स कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। यानी सरकार जो है सही से सेविंग्स नहीं कर पा रही है और बाकी सेक्टर्स की सेविंग्स का यूज कर रही है अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट क्या लिखा है यहां पर देखिए, गवर्नमेंट इज यूटिलाइजिंग सेविंग फ्रॉम अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी टू पे इट्स कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, एंड क्या लिखा है, डिमॉन्स्ट्रेट द गवर्नमेंट्स एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। जो हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट को चलाने में ज्यादा खर्चा हो रहा है, सैलरी में, भत्तों में, अलाउंस में, ठीक है, इन सब चीजों में बहुत खर्चा हो रहा है जो रुकना चाहिए। ये एक अल्टीमेट होता है सरकार के लिए। साथ में क्या करता है, लोअर्स द गवर्नमेंट एसेट्स ओनिंग टू डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार को मजबूरी में ऐसा होने पर अपनी कुछ संपत्तियां बेचनी पड़ती हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जिससे पैसा आए और वो अपने रेवेन्यू खर्चों को चला पाए। तो ये कुछ इंप्लीकेशन यहां पर रेवेन्यू दोस्तों डेफिसिट के रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो अगला हमारा डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब था कि रेवेन्यू अकाउंट में केवल रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की गई थी, बट फिस्कल क्या होता है, फिस्कल का मतलब होता है टोटल इनकम टोटल खर्चे। यानी जब सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज्यादा हो जाए तब जो डिफरेंस होता है वो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। लेकिन यहां पर एक बात आप समझिए, देखिए भाई अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब है टोटल डेफिसिट, यानी टोटल जो हमारा खर्चा हुआ, टोटल जो हमारी कमाई हुई। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप कुछ समझिएगा। देखिए मान लीजिए मेरी इनकम है 10,000 रुपीज, लेकिन मैंने 3,000 रुपए किसी से उधार भी लिए हुए हैं। ठीक है, और इस महीने जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर मेरा हो गया है 14,000 रुपए का। ठीक है, इस 14,000 में से मैंने क्या किया है, देखिए मैंने यहां पर जो है वो करीब करीब 12,000 रुपए ऐसे हैं जो मैंने अपने खर्चे किए हैं, और 2,000 रुपए ऐसे हैं जो मैंने पुराने लोन की ईएमआई चुकाई है। सुनते रहिएगा, ठीक है, मैंने क्या किया, इनकम मेरी कितनी है 10,000 रुपए, और 3,000 रुपए मैंने क्या करे, उधार लिए, बोरो किए। ठीक है, और एक्सपेंडिचर मेरा कितना हुआ है 14,000 का हुआ है, जिसमें से 12,000 रुपए मैंने अपने खर्चे किए हैं, कहीं भी किए हो, है ना, चाहे मैंने इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे अपने ऊपर किया हो, कहीं भी किया हो, और 2,000 रुपए की मैंने ईएमआई दी है। अब ऐसे में आप मुझे बताइए कि मेरा लॉस कितना है, मेरा डेफिसिट कितना है। अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और अलग अलग आंसर देंगे।
अगर मैं टोटल की बात करूं तो देखिए टोटल मेरे पास आया कितना 13,000 और खर्चा कितना हुआ 14,000। तो इस हिसाब से तो यहां पर आपको 1,000 रुपए का मेरा लॉस दिख रहा होगा कि भाई 1,000 रुपए के लॉस में मैं हूं, ठीक है। लेकिन असलियत में अगर मैं देखूं तो मैं 4,000 के नुकसान में हूं। क्यों? क्योंकि ये 3,000 रुपए जो कमाई है ना, ये 3,000 रुपए कमाई मेरी कमाई नहीं है, ये तो मैं उधार मांग कर लेके आया हूं, है ना। इसको जोड़कर अगर मैं अपनी कमाई मान लूंगा तो अगले महीने मेरा बैलेंस और बिगड़ जाएगा। अगर इस महीने में मान लूं कि मेरा केवल 1,000 रुपए का नुकसान हुआ है तो अगले महीने में अपना हिसाब किताब सही नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो ये देखना पड़ेगा कि भाई इस महीने 3,000 रुपए उधार के हैं, तो टोटल नुकसान जो मेरा है वो 1,000 और प्लस 3,000 यानी बराबर 4,000 रुपए का है। और अगले महीने मुझे पहले ये 4,000 रुपए बैलेंस करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, समझ गया। इसी प्रकार अगर मैं अपने खर्चे देखूंगा तो एक्चुअल में तो मेरे खर्चे 12,000 रुपए ही है। मैं अगर मैनेज करूंगा तो इन्हीं में से कर सकता हूं, ये तो मैं छू भी नहीं सकता क्योंकि ईएमआई तो मुझे देनी है पुराने लोन की, समझ गए ना। तो अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, फिस्कल डेफिसिट में यही होता है, हमारे खर्चे तो सारे होते हैं जुड़े हुए उसमें, जितने भी खर्चे किए हैं, लेकिन जो कमाई होती है वो लोन के बिना जो हमने कमाया है केवल वही ली जाती है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, देखिए फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट इन एक्सक्लूडिंग द बोरिंग। यानी टोटल रिसीट्स में से आपने जो लोन से पैसा लिया है उसको हटा दीजिए, बाकी जो बचा है केवल उसको यहां पर लिखकर अपना फिस्कल डेफिसिट निकाल लीजिए। क्लियर होगी बात? इंप्लीकेशन देख लीजिए क्या लिखा है। सबसे पहले ड्रॉबैक और कॉन्सिक्वेंस टू फिस्कल डेफिसिट दैट इट मे रिजल्ट इन अ डेट ट्रैप। अगर फिस्कल डेफिसिट है इसका मतलब सरकार के कुल खर्चे कैसे हो गए, ज्यादा हो गए हैं, उसको पूरा करने के लिए सरकार को लोन लेना ही पड़ेगा। लोन लेंगे तो उसका ब्याज जुड़ जाएगा, अगली बार और खर्चा होगा, फिर लोन लेना पड़ेगा, तो एक डेट ट्रैप में फंसने की संभावना यहां पर रहती है। सेकंड, इट कॉजेस इन्फ्लेशनरी प्रेशर। महंगाई बढ़ जाती है, सीधी सी बात है भैया, महंगाई बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? जब लोन लिया गया है तो सरकार का खर्चा बढ़ा है, अब खर्चा बढ़ा है तो सरकार भी क्या करेगी भैया, मार्केट में महंगाई तो बढ़ेगी उस चीज से, है ना। जब मनी सप्लाई बढ़ा है, सरकार लोन लेके आई है, पैसा लेके आई है, वो पैसा अल्टीमेटली मार्केट में ही आएगा। मनी सप्लाई बढ़ी है तो भाई क्या होगा, सीधी सी बात है महंगाई बढ़ेगी। सेकेंड चीज एक और भी है कि सरकार उस टैक्स को पूरा करने के लिए, सरकार उस लोन को पूरा करने के लिए कुछ हो सकता है टैक्स भी बढ़ा दे, टैक्स बढ़ाएगी तो भी यहां पर काम बन सकता है, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर एक रहता है। सेकंड, यहां पर क्या लिखा है, एक स्टेबलाइज फ्यूचर एडवांसमेंट। फ्यूचर में दोस्तों बहुत कुछ है जो हमें करना पड़ सकता है इस चीज के लिए। सेकंड, इंक्रीज द रिलायंस ऑन द फॉरेन रिसोर्सेज। सिंपल समझ में आ गया होगा, जब देश में पैसा नहीं है तो बाहर से लाना पड़ेगा। इसके अलावा रेजेस द गवर्नमेंट्स ऑब्लिगेशंस, गवर्नमेंट का जो ऑब्लिगेशंस है उसको भी यहां पर बढ़ाती है। अब लास्ट बचा प्राइमरी डेफिसिट। तो देखिए भाई प्राइमरी डेफिसिट क्या है, सुने। देखिए अभी जो मैंने आपको समझाया था कि भाई ये मेरी कमाई है और ये मेरा खर्चा है, ठीक है। तो कमाई में से हमने उधार वाली कमाई को छोड़ दिया, जो असली कमाई है केवल उसी को लिखा और उसके अकॉर्डिंग हमने खर्चा निकाल लिया 4,000 रुपए का। लेकिन इसमें भी अगर एक चीज देखूं तो भाई ये 2,000 रुपए तो मेरी ईएमआई के है ना, इसको तो मैंने लोन की ईएमआई में देना है ना। ये तो मेरा कोई नुकसान थोड़ी है, ये तो पहले का कोई लोन लिया हुआ उसका है, ठीक है ना। तो असलियत में अगर मैं देखूं मैंने अपना कितना इंप्रूव करा है, अगर ये देखूं तो मैं 10,000 और ये 12,000 को देखूं, कमाई मेरी हुई थी 10,000। देखो भाई इसमें और इसमें तो मैं कोई चेंजेस कर नहीं सकता, मैं जो इंप्रूवमेंट कर सकता हूं वो इसमें और इसमें कर सकता हूं, है ना। तो अगर मैं असली खर्चा देखूं अपना तो भाई 10,000 मेरी कमाई हुई है और असली खर्चा मेरा हुआ है 12,000 का, तो बिल्कुल शुद्ध रूप में देखूं तो मेरा नुकसान जो है वो 2,000 रुपए का है। और यही यहां पे दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, ये फिस्कल डेफिसिट तो है, बट इसमें भी हमारा जो खर्चा है उसमें इंटरेस्ट पेमेंट जुड़ा हुआ है। अगर उस इंटरेस्ट पेमेंट को और घटा दिया जाए तो एग्जैक्ट अमाउंट हमारे पास आ जाएगा जिस नेट खर्चे में, नेट नुकसान में हम लोग हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट वही होता है, फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो हटा दीजिए तो बाकी जो बचता है वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट दोस्तों कहलाता है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो ये कॉन्सेप्ट फिर आपको समझ में दोस्तों आ जाएगा। यहां देखिए कुछ इंप्लीकेशंस भी हैं, अगर देखें क्या लिखा है, इट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स विल बी यूज्ड टू कवर द कॉस्ट अंडर द इंटरेस्ट पेमेंट।
इसी से पता लग रहा है प्राइमरी से कि भाई सरकार ने कितना पैसा उधार चुकता करने के लिए लिया था। और फिस्कल डेफिसिट, देखिए ये जो फिस्कल डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट, इससे पता लगता है कि सरकार को कितना पैसा उधार लेना है, क्योंकि यही वो डेफिसिट है जो कम पड़ रहा है। सरकार को इतना ही पैसा उधार लेना पड़ेगा। इसमें से इंटरेस्ट घट गया तो पता लग गया कि कितना पैसा जो है वो उधार इंटरेस्ट के लिए लेना पड़ रहा था। ठीक है ना। अब क्या करें, डेफिसिट से पार पाने के लिए सरकार क्या करती है, तो यहां पर लिखा हुआ है सारा। सबसे पहले क्या करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडी कट करेगी, जितनी भी सब्सिडी मिल रही होंगी वो सब हटा देगी या कम कर देगी, उससे सरकार का खर्चा कम हो जाएगा। सेकंड क्या करती है, एसेट्स आर नॉट बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली, डिसइन्वेस्टमेंट शुड बी कैरीड आउट। सरकार देखेगी कि बहुत सारी जो उसके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं कहां पर काम ठीक नहीं हो रहा है, जहां पर काम ठीक नहीं हो रहा होगा, जो नुकसान में होगा, वहां की जो शेयर होंगे अपने सरकार क्या करेगी, बेच देगी, उनको डिसइन्वेस्ट कर देगी। वहां से पैसा भी आएगा, कमाई भी होगी और सरकार का बर्डन भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज एम्फेसिस ऑन द टैक्स बेस्ड रेवेन्यू। टैक्स बेस्ड रेवेन्यू कैसे बढ़े, टैक्स पेयर कैसे बढ़े, उस पर सरकार ध्यान देगी ताकि रेवेन्यू बढ़े सरकार का। बोरोइंग फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्सेस, अगर जरूरत पड़ी तो इंटरनेशनल सोर्सेस और डोमेस्टिक सोर्सेस दोनों जगह से सरकार लोन लेके आएगी, बोरोइंग करेगी। एंड लास्ट में क्या लिखा है, ब्रॉडर द टैक्स बेस कुड आल्सो एड द रिडक्शन इन द गवर्नमेंट डेफिसिट। टैक्स बेस को कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी सरकार काम करेगी। एक यहां पे और चीज होती है जो एकदम वर्स्ट केस में होती है, वो ये कि जब सरकार के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तब सरकार कहती है आरबीआई से कि भाई ऐसा करो, मेरे को लोन चुकाना है, मेरे को डेफिसिट पूरा करना है। तो आरबीआई से बोलती है कि भैया तुम पैसा छाप दो, तुम नए नोट छाप दो, करेंसी छाप दो। क्या करें, हालांकि करेंसी छापने से सरकार उसका यूज करती है, लेकिन उससे मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। मार्केट में हमारी करेंसी का जो वैल्यू है वो अदर करेंसी के कंपैरिजन में गिर जाता है, हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन हो जाता है। करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है तो हमारे लिए इंपोर्ट महंगा हो जाता है, हमारे जो विदेशी लोन है वो महंगे हो जाते हैं, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है। ये सारे नुकसान होते हैं, बट गवर्नमेंट बहुत वर्स्ट से वर्स्ट केस में ऐसा भी कर सकती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये मैंने अभी आपको देखिए दिखाया है लास्ट ईयर का। ठीक है, चारों डेफिसिट हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो आप देखेंगे तो ये यहां पर संख्या देखिए लिखी हुई है अमाउंट में, और ये जीडीपी का परसेंटेज लिखा हुआ है। तो देखिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि सब चीज सुधरे। अब देखिए 2023-24 में 5.6 था और गवर्नमेंट ने 2025-26 में इसको 4.4 तक कम करने का टारगेट लिया है, जो कि लास्ट ईयर 4.8 तक था। इसी प्रकार रेवेन्यू डेफिसिट देखिए 2.6 तक था जीडीपी का परसेंट में, और इसको 1.5 तक लाने का सरकार ने प्रयास करने का वादा किया है ना। यानी लगातार हमारा डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है, बट अभी भी पूरी तरीके से कम नहीं हो पाया है। हम डेफिसिट का ही बजट बनाते हैं, यानी हर साल हमारे खर्चे जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। उन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार तमाम और भी काम कर देती है। ठीक है ना, जो हमने अभी पढ़े थे। नेक्स्ट आगे बढ़े तो डेफिसिट का ट्रेंड मैंने दिखाया यहां पर जीडीपी के परसेंटेज के रूप में। यहां पर डेफिसिट आपको दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग डेफिसिट। सबसे ऊपर देखिए ये फिस्कल डेफिसिट है जो अभी भी जीडीपी का 5.1% है। यहां पर रेवेन्यू डेफिसिट देखेंगे तो 2% है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखेंगे तो 1.5% है, और अगर आप देखेंगे प्राइमरी डेफिसिट तो 0.8% है अभी भी जीडीपी का। ठीक है, यहां पर भी ये सोर्स है रेवेन्यू डेफिसिट फाइनेंसिंग के, कि डेफिसिट को कहां कहां सरकार पूरा कर रही है, जो नुकसान हो रहा है उसको पूरा करने के लिए सरकार कहां कहां से लेके आ रही है, वो सरकार यहां पर दिखाई रही है, कहां कहां से पैसा लेके आ रही है, आप देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों यही आपने पूरा यहां पे पढ़ा कि कैसे हम यहाँ पर बजट को देखते हैं, बजट को बनाते हैं, और इसी काम को करने के लिए हमारी पूरी फिस्कल पॉलिसी होती है। सरकार इसी खर्चे और कमाई को मैनेज करने के लिए पूरी फिस्कल पॉलिसी बनाती है और इस फिस्कल पॉलिसी को जनरेट करती है। तो वही सब यहाँ पर हमने देखा। तो मित्रों इस चैप्टर में आपको यही चीज पढ़नी थी, ये चैप्टर इसी चीज के लिए था जो हमने सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।